हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम सबसे ज़्यादा पत्रकार और सबसे ज़्यादा आईएएस हैं। आईपीएस सबसे ज़्यादा और आईईएस सबसे ज़्यादा हैं। हम भारत में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। जितनी मेहनत मैं आईपीएस बनने के लिए करता उतनी ही मेहनत मैं कवि बनने के लिए किया हूँ। आदमी 2 लाइन लिखता उसको लगता है कि यार हम तो कवि हो गए। ऐसा नहीं है भाई। जब आप किसी कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपकी साधना भी उतनी ही रहनी चाहिए जैसे किसी अन्य क्षेत्र के लिए वो साधना होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइफ में। मैं आपके साथ कोमल। देश के मशहूर कवि जो हमारे बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, शंभू शेखर जी हमारे साथ हैं। शंभू जी बिहार आए हैं, बिहार के लोगों के सामने, अपने लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बिहार में जहाँ कहीं भी है, तो पटना बिहार का राजधानी है बिहार की, और यहाँ के लोग तो समृद्ध हैं बहुत। लेकिन बिहार के किसी भी इंटीरियर में, किसी भी कोने में मैं जाता हूँ लोगों के बीच में और उन्हें अपनी प्रतिभा से हंसाने की कोशिश करता हूँ, कविताएं सुनाता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी होती है। आप यकीन मानिए, मुझे इतनी खुशी और विदेशों में जाने पे नहीं होती जितना कि मुझे यहाँ पे आने पे होती है। अच्छा, कई साल हो चुके हैं शंभू जी आपको परफॉर्म करते हुए, काव्य पाठ करते हुए, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कहाँ से और कैसे की? शुरुआत मैंने अपने कॉलेज टाइम से की थी। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा हुआ था, स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता। मैं कविताएं थोड़ा थोड़ा लिखता था। लिखता इसलिए था क्योंकि मेरे स्कूल में एक बार कवि सम्मेलन हुआ था और उन कवियों से मैं प्रभावित होकर के कविता लिखने लगा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि वहाँ से जो हमें जज करने आते थे वो बड़े कवि होते थे, जो जजों का पैनल होता था। उन लोगों ने नोटिस लेना शुरू किया। फिर वाह वाह क्या बात है, सोनी टीवी के कॉमेडी सर्कस, फिर उसके बाद लाफ्टर चैलेंज, फिर अभी लाफ्टर चैम्पियंस, फिर उसके बाद लपेटे में नेताजी, फिर अभी आजकल तो जीएनटी का कवि सम्मेलन। ऐसे बहुत सारे मतलब कवि युद्ध, पता नहीं कितने, मुझे तो याद भी नहीं है। इन सब जगहों से होते होते लेकिन मेरी यात्रा तो वहाँ से थी। बस अचीवमेंट यही है कि मैं जब घर से निकला था पढ़ने के लिए, गया आगे की पढ़ाई के लिए मैं गया था अपने हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली। तो मैं स्लीपर क्लास भी नहीं, जनरल क्लास में गया था। और अपनी कविताओं की बदौलत अभी मैं 36 कंट्री के वीज़ा स्टैंप मेरे पासपोर्ट पर है। ये सिर्फ कविताओं की वजह से संभव हो पाया है। अच्छा, वो पहली कौन सी कविता थी जिससे आपको लोकप्रियता मिली? देखिए, लोकप्रियता तो मुझे बिहार की जो कविता मैंने बिहार के लिए लिखी, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। अच्छा, 2-4 लाइन अगर जी, मैं आपको सुना देता हूँ। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम सबसे ज़्यादा पत्रकार और सबसे ज़्यादा आईएएस हैं। आईपीएस सबसे ज़्यादा और आईईएस सबसे ज़्यादा हैं। हम भारत में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। तो ये कविता जब मैंने बिहार के लिए पहली बार लिखी तो इसने तो मेरी लोकप्रियता को बहुत चरम पर लाया। लेकिन मुझे लोकप्रिय बनाने में जो मेरी त्वरित कविताएं होती थी, जो कुछ भी घटना घटती थी और उस पर मैं तुरंत ही लिखता था, उस कारण से मुझे बहुत प्रसिद्धि मिली। किसी एक कविता को कहना उचित नहीं होगा। बस ये है कि आगे बढ़ता चला गया, पता नहीं कैसे। अच्छा, करीब करीब आपने 5 किताबें लिखी हैं। तो आगे क्या प्लान है? और भी किताबें लिखने का कोई प्लान? हाँ बिल्कुल, मेरी 5 किताबें तो आ चुकी है। और अभी मेरा एक किताब अभी मैं आपके चैनल पर इनसाइडर लाइव पे पहली बार बता रहा हूँ। 25 मार्च को पटना में ही लिटरेचर फेस्टिवल 24-25 मार्च को होने जा रहा है। तो उसमें 25 मार्च को मेरी एक मैथिली की किताब, जिसमें मैथिली की लघु कथाएं हैं, उसका भी विमोचन होगा। और एक अभी उपन्यास नारी अस्मिता पर, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो अगली बार आ जाए। अभी विश्व पुस्तक मेले में भी मेरी एक किताब सन्नाटे की गूंज, जो लोग मुझसे उम्मीद नहीं करते कि जो एक कवि है वो मतलब ऐसी कविता लिखता होगा, कहानी इसके पास कहाँ से आएगी। लेकिन कहानियों के मेरे 2 किताबें आ चुकी हैं और ये तीसरी किताब है। तो बस ऐसे कुछ कुछ चलता रहेगा। तो अच्छा शंभू जी, बहुत डिफ़िकल्ट होता है लोगों को हंसाना। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता होगा जब आप जोक मार रहे हैं, जोक क्रैक कर रहे हैं, लेकिन लोग हंस नहीं पाते होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या करें? जैसे है ना कि वो है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
तो हमें धीरे धीरे पता चल जाता है कि लोग किस मानसिकता के हैं। जैसे हम मेले के कार्यक्रम में जब जाते हैं, तो देखिए एक अच्छे आर्टिस्ट में और एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट के बीच का यही फ़र्क होता है। एक अच्छा आर्टिस्ट भी वही करता है जो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट करता है, लेकिन उसको नब्ज़ पकड़ में आ जाती है कि ऑडियंस की नब्ज़ क्या है, ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। जब हम मेले में जाते हैं तो वहाँ की ऑडियंस अपनी एक अलग मानसिकता लेकर के आती है, लोग वही होते हैं। हम ही लोग जब 5 स्टार होटल में जाते हैं तो हमारा ड्रेसिंग सेंस सबसे पहले चेंज होता है। हम घर से ड्रेसिंग सेंस सोच करके जाते हैं कि आज हम 5 स्टार में जा रहे हैं, हम क्या पहन करके जाएं, वहाँ पे हम कैसे बात करें, कैसे बैठे, कैसे खाएं, ये हम सोच करके जाते हैं। हम किसी के यहाँ पे दावत पे जाते हैं तो हम कुछ और सोच करके जाते हैं, कुछ और पहन करके जाते हैं। तो वही लोग जो मेले में होते हैं उनकी एक अलग सोच होती है। तो वही लोग जो स्कूल में होते हैं, किसी पद पर होते हैं, उनकी अलग सोच होती है। एक नेता जो मंत्रिमंडल में साथ बैठा हुआ है, उस पर आप कटाक्ष करिए तो बुरा मान जाएगा, लेकिन वो पब्लिक के बीच में है, उस पर कटाक्ष करे तो बुरा नहीं मानेगा। तो एक्चुअली इस नब्ज़ को जो पकड़ लेते हैं ना, तो वो अधिकतर फेल नहीं होते। और अभी तो ये है स्थिति, 99% हम लोगों को पब्लिक का टेस्ट पता चल जाता है शुरू में ही। और देखिए ना, अभी क्या है कि आज मैं पटना में हूँ और पिछले 4 दिनों से मैं बुखार में बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हूँ। लेकिन अपना काम क्या है? अपना काम है कि पब्लिक को पूरी तरह से एंटरटेन करना। और ऐसा कोई मैं नया काम नहीं कर रहा हूँ। हम सभी अपने जीवन में कई बार बीमार होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन वो काम हम कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमारे हिस्से का काम होता है। तो लोगों को हँसाना मुझे लगता है मेरे हिस्से का काम है और उसे ढंग से करना चाहिए। अच्छा, अभी आपने कटाक्ष की बात की, तो आप पॉलिटिकल कटाक्ष भी कई बार अपने काव्य पाठ के दौरान करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको नाराज़गी झेलनी पड़ी हो? बिल्कुल ऐसा हुआ है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी-मोटी बात है। मैंने एक बार रोहतक में कुछ काव्य पाठ किया था और उस एक काव्य पाठ पे मेरे ऊपर 3 एफआईआर दर्ज हुए। राजस्थान में अभी पिछले दिनों मैंने कांग्रेस सरकार पे कुछ कहा था तो नोटिस एक वकील का आ गया। अभी 3-4 दिन पहले ही कि मैंने एक जो G20 सबमिट होने वाला है उसको लेकर के एक मैंने कुछ व्यंग किया था। तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं, लेकिन कैसी ऐसी किसी उसके फॉलोवर का किसी का ऐसे ही मेरे पास मेल आया, धमकी भरा सा, देश ऐसा हो रहा। तो ये सब तो होता रहता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, सब सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो देखिए एक्चुअली क्या है ना कि देश बहुत बड़ा है, विविधताओं से भरा पड़ा है। मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो एक ही पल में बहुत सारी चीज़ होता है। जब मैं अपने बच्चे के साथ होता हूँ, वो नटखटी करता है, मुझे अच्छा लगता है। दूसरे का बच्चा नटखट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरे का बच्चा चिल्लाए तो मुझे लगता है बच्चे को चुप क्यों नहीं करा रहा, और मेरा बच्चा चिल्लाता है बच्चा है। तो मतलब दोनों बच्चे हैं, लेकिन मेरी मानसिकता क्योंकि वो अपना है, वो अपना नहीं है, इसको लेकर के बदल जाती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है और अभी से नहीं, हमेशा से ही रहा है कि चाहे वो राजनीति हो या आप देखिए ना, राजनीति के लोग तो फिर भी आपको आपके ऊपर में कुछ बोल के, आपको नोटिस दे के या आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा के आपको वो करा देंगे, शांत करा देंगे। लेकिन आप दूसरी चीज़ देखिए, मैं इसको और बताता हूँ। जैसे आज यहाँ मारवाड़ी समाज का प्रोग्राम करने आया हूँ, मैं अगर मारवाड़ी समाज पर कुछ कटाक्ष करूँ तो अगली बार से वो बुलाएंगे ही नहीं, और यहाँ से पूरे देश में एक समाचार जाएगा कि भैया ये ऐसा ऐसा भी बोल देता है, इसको रहने दो। ये बहुत सारे कवियों के साथ हुआ है। एक्चुअली यही प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप जहाँ पर खड़े हैं उस जगह को समझना और सामने वाले को वो डिलीवर करना जो वो आपसे चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहती है, लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन खुश रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं एक चीज़ आपसे भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गिन करके देखेंगे तो आपको 10 बुरे लोग आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, अच्छे लोग आपको 1000 मिल जाएंगे। दरअसल बस बुराई जो है ना वो हम गिनती में ले आते हैं, अच्छाई को हम नहीं गिनते। अभी यहाँ पर जितने भी लोग 1000 से ज़्यादा लोग कवि सम्मेलन सुनने के लिए आए होंगे, इसमें कोई बुरे लोग थोड़ी होंगे। जो कविता से प्रेम करता है, जो साहित्य से प्रेम करता है, जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक अच्छा इवेंट ढूंढता है, वो कवि सम्मेलन में आया है। मैं इतने अच्छे लोगों को जानता हूँ। अगर इसमें एक आध मान लो कि कोई उत्तेजित सा व्यक्ति आ जाए जिसका दिमाग थोड़ा तेज चलता हो, उसकी अपनी भावनाएं कंट्रोल ना होती हो, तो हमें उन सब चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, उसको थोड़ा एक संबल देना चाहिए। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमें इस समाज के हर रूप को स्वीकार करना चाहिए। जी, बिहारियों के लिए 1-2 लाइन कुछ गा। बिहारियों के लिए मैं एक चीज़ जो हमेशा से कहता हूँ और कहना चाहूँगा कि
बिहार मानसिक समृद्धि में भारत में सबसे तेज है। मानसिक समृद्धि में, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट में भी हमारे बिहारियों की कोई कमी नहीं है। अभी पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में किसी स्टेट में सबसे कम सुसाइडल अगर टेंडेंसी है तो वो बिहार में है। गरीब से गरीब आदमी भी जो है ना, वो किसान का चाहे खेत डूब जाए, बह जाए, आग लग जाए, वो अपने आप को ख़त्म नहीं करता, वो गरीबी में जीवन जी लेगा। बहुत कम ऐसे आपको उदाहरण बिहार में देखने को मिलेंगे कि किसान ने आत्महत्या की। इतना हौसला वाला होता है, जीवन के प्रति बहुत लालच होता है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी कमजोरी है कि इतने सब चीज़ों के बावजूद बिहार को अपने ऊपर यकीन नहीं है। जो उस बिहारी को एक अपने खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए, और एक जो जाति व्यवस्था का यहाँ पे रूप देखने को मिलता है वो हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। मैं बिहार के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अपने ऊपर अपना कौशल, अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए। बिहार में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं एक शेर है वो आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं जितनी मेहनत करके शहर में डबल रोटी लाता हूँ, जो इतनी गांव में करते तो अपना घर बना लेते। हम लोग शहर में जितनी मेहनत करते हैं ना, उसका आधा भी अगर अपने गांव में करें तो हम लोग समृद्ध हो जाएंगे। तो बिहार बहुत बड़ा है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले लोग हैं, और मतलब ये कहने की बात नहीं है। आप हर कोई अपने भीतर झांक के देखिए ना, आपको लगेगा कि यार क्या अद्भुत लोग हैं। हर कोई सीधे ब्रह्मत्व को प्राप्त है। मतलब बिहार की धरती यही धरती है जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य आकर के मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ में चुनौती दी, और वो पहले राउंड में फेल हो गए थे। मंडन मिश्र की पत्नी ने जब उनको बाद में चुनौती दी, फिर वो सब चीज़ निकल करके आई, तो आदि गुरु शंकराचार्य को भी एक बिहार के व्यक्ति ने ही उस टाइम पे भी चैलेंज किया। भारत की सत्ता को पलटने की पहली लड़ाई जो हुई, जो संपूर्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है, वैसी पटना के गांधी मैदान में पहली बार इसकी हुंकार जो है वो शुरू हुई थी। भारत की आज़ादी के पहले नायक जो हैं वो तिलका मांझी, इसी यूनाइटेड बिहार के ही थे जब झारखंड और बिहार एक हुआ करता था। तो वह तिलका मांझी वो तो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, जिन्होंने पहली लड़ाई लड़ी थी। भारत का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो 80 साल की उम्र में भी तलवार लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, और उसने जब तक जीवित रहा तब तक उसके राज्य पे अंग्रेज का शासन और उसके किले पे अंग्रेज का झंडा नहीं फहरा पाया। वो बाबू कुंवर सिंह भी बिहार के ही। और आपको इससे बड़ी बात बताऊं, अभी जब उरी में द सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो जिस बटालियन ने इस काम को किया वो बिहार रेजिमेंट के लोगों ने किया। ये सब खबर हम तक पहुंचती क्यों नहीं है, और पहुंचती है तो हम लोग आंदोलित क्यों नहीं होते हैं। आपको लगेगा कि एक हास्य कवि एक ऐसी गंभीर बातें कर रहा है। दोस्तों, हास्य जो है ना परिपक्व बुद्धि का काम है। कमजोर बुद्धि के लोग वीर रस सुनते हैं, थोड़े से मैच्योर बुद्धि के लोग श्रृंगार रस सुनते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि परिपक्व है वो हंसते हैं, वो विनोद करते हैं, वो आनंद लेते हैं। तो मैं इसलिए आप सबसे कहना चाहूँगा, बिहार में दुनिया का पहला लोकतंत्र बिहार में, आप सबको पता है मगध में लोकतंत्र था, पहला लोकतंत्र बिहार में। इस समय पे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये दोनों सिखिज्म, इन तीन मतलब इस सब के आज का जो सिख है, जो खालसा सिख, वो सबकी पैदाइश बिहार में हुई। बुद्ध पूरी दुनिया में फैला हुआ आज पूरा कोरिया, चाइना, इधर सारा उसमें फैला हुआ है। बस एक बार बिहार के युवाओं में ये बात आ जाए, हम लोग अपने संस्कार भूले हुए हैं, तो बस एक बार थोड़ा सा इनके भीतर उछाल आ जाए तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बस रुक हम लोग इसलिए जाते हैं कि कुछ तो राजनीतिक मजबूरियां कह लीजिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ पे अभाव है, और तीसरी चीज़ जो सबसे बुरी है कि हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अब आप देखिए ना, आप यहाँ पे एंकर हैं, इतना अच्छा आप बोल रही हैं, आप चाहती तो आप आज दिल्ली में जाकर के, नोएडा के फिल्म सिटी में जहाँ पे 100 से ज़्यादा चैनल्स हैं, वहाँ पे जाती, किसी भी अच्छे चैनल पे आपको देख करके रख लेते। लेकिन आप भी तो बिहार में काम कर रहे हो, आप भी तो पटना में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, ये भी तो एक रोजगार का साधन है।
तो अपने बिहार में रह करके, और मैं तो इस हिसाब से प्लान कर रहा हूँ कि 5-7 साल बाद मैं बिहार में ही रहना। शंभू जी, एक और चीज़ जो अभी मैं स्टेज पे सुन रही थी, आप कह रहे थे कि धोती कुर्ता, आप जब भी काव्य पाठ करते हैं तो धोती कुर्ता पहन के ही करते हैं, क्या उसके पीछे वजह है, आप दर्शकों को बताएं। जी, इसका देखिए, धोती कुर्ता के पीछे एक वजह यह है कि मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, बहुत ईजी लगता है, मतलब इतना आसान है पहनना। दूसरी चीज़ ये है कि लोग आपको नोटिस में लेते हैं। लोग, आप सूट पहन के आइए, महंगे से महंगा सूट पहन लीजिए, कोई वो नहीं। आप 1000 रुपये 1200 रुपये की धोती, 400-500 रुपये का कुर्ता पहनिए, आपको सारी दुनिया नोटिस करेगी। क्यों? ये हमारी परंपरागत पहचान है। ये धोती, मैंने बताया था स्टेज से भी, आज की तारीख में धोती इतनी कम हो गई है ना कि एक बुजुर्ग अगर हमारे गांव से मरता है तो उसके साथ में एक धोती चली जाती है पहनने वाली। नए लोग पहनना नहीं चाहते, जानते ही नहीं। रेडीमेड धोतियां बाजार में बिकने लगे। भाई रेडीमेड ही सही, लेकिन पहनो तो सही। तो मैं इसलिए पहनता हूँ कि देखो, ये हमारी एक पहचान है और लोगों की ना मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं। आपके चैनल पे मैं हूँ, एक छोटी सी बात मैं आपको 1 सेकंड में बताऊंगा। सभी लोगों को, सभी जितने सुन रहे हैं, आप लोग दोस्तों मुझे देखेंगे, मुझे देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, वैसे देखिए, आपको एक बहुत ही नॉर्मल सामान्य कदकाठी का एक आम भारतीय जैसे होते हैं, उससे भी एक ग्रेड नीचे कर दीजिए, वैसा मैं देखने में लगता हूँ। लेकिन मुझको अपने हुनर पर इतना कॉन्फिडेंस है कि आज यहाँ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के मारवाड़ी समाज के कार्यक्रम में 1000 लोग थे, तो 1000 लोग मेरे से लिए तालियां बजा रहे थे। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये जो मेरा पहनावा है ना, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। एक और चीज़, बिहार के बहुत से युवा हैं जो शंभू शेखर की तरह बनना चाहते हैं। मेरा एक कॉलीग है, वो मुझसे कह रहा था कि ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि अगर जो लिखता हो, युवा है, लिखता है और बहुत अच्छा कवि बनना चाहता है, मशहूर होना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, तो उसके लिए शंभू शेखर क्या टिप्स देंगे? उसके लिए मैं टिप्स ये दूंगा कि अगर आपको टीचर बनना होता है तो आपको सबसे पहले तक 12th की पढ़ाई करिए, फिर आप उसके बाद ग्रेजुएशन करिए, बीएड करिए, फिर उसके बाद आप एंट्रेंस का एग्ज़ाम दीजिए, फिर उसके बाद नौकरियां ढूंढते रहिए, तमाम चीज़ें जो कुछ भी है। इतने साल लगते हैं। आपको एक आईपीएस बनना है, आपको 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़िए। आपको एक पुलिस वाला बनना है, आप सुबह उठ करके 4 घंटे दौड़िए, अपना जिम करिए, एक्सरसाइज करिए। आपको आर्मी में जाना है, अपना फिजिकल फिट। भाई, जब आप किसी कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपकी साधना भी उतनी ही रहनी चाहिए जैसे किसी अन्य क्षेत्र के लिए वो साधना होती है। एक डॉक्टर की कमाई कितनी होती होगी, मान के चलिए 10 लाख रुपए महीना, मान लीजिए। किसी की 5 लाख भी होगी, किसी की 2 लाख भी। अच्छे डॉक्टर की 10 लाख रुपए तक की हम मान के चलते हैं कि इतनी इनकम होगी। और भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनकी और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर की 10 लाख इनकम मान के चलते हैं। एक आईपीएस की 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीना सरकार की तरफ से जो मिलते हैं, इतना। आप जानते हैं, मैं एक कवि हूँ, मेरी मंथली इनकम लगभग 12 से 15 लाख रुपए है। और जानते हैं क्यों है? क्योंकि मैंने अपने काम को रोज 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा दिया। जितनी मेहनत मैं आईपीएस बनने के लिए करता, उतनी ही मेहनत मैं कवि बनने के लिए किया हूँ। तो जो लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं, या कवि बनना चाहते हैं, या साहित्यकार बनना चाहते हैं, या लेखक बनना चाहते हैं, तो उनको उतनी देर तो अपने लिए देना होगा। इस साहित्य के फील्ड में जानते हैं क्या होता है? आदमी 2 लाइन लिखता है, उसको लगता है कि यार हम तो कवि हो गए। ऐसा नहीं है। आप जैसे एंकर हैं, ऐसा थोड़ी आप एक दिन में ऐसा बन गए होंगे। कितने लोगों को फॉलो किया होगा, कितने लोगों को देखा होगा, कितनी बार आप चूक गई होंगी, कितनी बार भूली होंगी, फिर जाकर के कुछ प्रॉम्प्टिंग आई होगी कि एकदम से कुछ बोल दो, स्पॉन्टेनिटी आई होगी। एकदम से कभी भी नहीं आई होगी। शुरू में माइक पकड़ते हुए हिचकिचाई होंगी, कई बार कैमरा बंद करवाया, हाँ, कई चीज़ें। लेकिन लगातार परिश्रम, इसका एक ही मंत्र है, और कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप बने रहिए इंसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो ज़रूर कर लें।